भारत के दिल में बसा है उत्तर प्रदेश, पर यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। असल में ये नदियों का एक जीता जागता जाल है, जो यहाँ की जिंदगी, यहाँ की आस्था और इतिहास की हर कहानी को एक साथ पिरोता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये नदियाँ किसी भी सभ्यता को बनाती कैसे हैं, मतलब उसे अपनी पहचान कैसे देती हैं। और जब बात उत्तर प्रदेश की हो, जहाँ 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो जवाब बहुत सीधा है। यहाँ नदियाँ ही सब कुछ है। असल में यही तो यहाँ की लाइफलाइन है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें 3 तरह की नदियों को जानना होगा। तीनों का ओरिजिन, मतलब जहाँ से वो निकलती हैं, एकदम अलग है। ऐसा समझिए कि हर नदी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है और यही तीनों मिलकर भारत के इस हाइड्रोलॉजिकल हार्टलैंड को बनाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, यूपी की नदियों को हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं हिमालय से निकलने वाले जायंट्स, जैसे गंगा यमुना। ये ग्लेशियर से आती हैं, तो इनमें साल भर पानी रहता है। फिर है मैदानों की नदियाँ, जैसे गोमती। ये किसी पहाड़ से नहीं बल्कि झीलों और ग्राउंड वाटर से बनती हैं। और आखिर में आती हैं पेनिनसुलर नदियाँ, चंबल, बेतवा। ये दक्षिण के पठारों से निकलती हैं और पूरी तरह से बारिश पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के इन दिग्गजों की, गंगा और यमुना जैसी नदियां। ये सीधे ग्लेशियर से पैदा होती हैं, इसीलिए ये बारहमासी हैं, कभी नहीं सूखती। और ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि लाती हैं उपजाऊ मिट्टी, गाद, जो इन मैदानों को जिंदगी देती है। तभी तो ये इलाका दुनिया के सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये हिमालय नदियों से एकदम उल्टी हैं। चंबल और बेतवा जैसी पुरानी नदियां जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, ये दक्षिण के चट्टानी पठारों को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती हैं और इनका बहाव वो मानसून के साथ घटता बढ़ता रहता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प केस पर, मैदानों की अनोखी नदियां, गोमती जैसी नदियां। कमाल की बात यह है कि ये किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं निकलती। ये तो सीधे मैदानों के सीने से, जमीन के नीचे के पानी से ही जन्म ले लेती हैं। ये एक बहुत ही रेयर जियोलॉजिकल घटना है। अब जब नदियां हैं तो इंसानों ने उन्हें अपने हिसाब से ढालने की कोशिश तो की ही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इंसानी दिमाग और जबरदस्त इंजीनियरिंग की, कि कैसे इन नदियों के बहाव को कंट्रोल किया गया। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे ज़रूरत ने बड़े बड़े आविष्कार करवाए। 1837-38 का जो भयंकर अकाल पड़ा था ना, उसी ने अपर गंगा कैनाल बनाने की नींव रखी। फिर देखिए, 1878 में लोअर गंगा कैनाल बनी, जिससे सिंचाई और भी दूर तक पहुंची। 1928 आते आते शारदा कैनाल बनी, जो स्टेट का सबसे लंबा कैनाल सिस्टम बन गया। और ये सिलसिला आज भी नहीं रुका है। 2021 में सरयू नाहर नेशनल प्रोजेक्ट ने तो 5 नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। उधर दक्षिण में चंबल नदी की बेकाबू ताकत को साधने के लिए एक के बाद एक 4 बड़े बांधों की एक पूरी चेन बना दी गई। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये सब मिलकर एक सीढ़ीदार पावर सिस्टम जैसा बनाते हैं, जो बिजली भी पैदा करता है और खेतों तक पानी भी पहुंचाता है। अच्छा, इसका स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 9000 स्क्वायर किलोमीटर। अकेले अपर गंगा कैनाल इतने बड़े एरिया को सींचती है। मतलब एक अकेले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ने पूरे के पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। तो एक तरफ तो ये नदियां पवित्र हैं, पूजी जाती हैं, और दूसरी तरफ इन पर मॉडर्न दुनिया का जबरदस्त प्रेशर है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है, जहां गहरी आस्था और कड़वी हकीकत आमने सामने खड़ी हैं। चंबल नदी की कहानी तो मिथकों से भरी हुई है। महाभारत में इसे चर्मणवती कहा गया है, जिसका मतलब होता है खालों से बनी नदी। कहानी ये है कि राजा रंतीदेव ने हजारों जानवरों की बलि दी और उनके खून से ये नदी बन गई। श्लोक में भी यही लिखा है कि जमा की गई खालों के ढेर से बहने वाले स्राव ने एक असली नदी को जन्म दिया, जिसे चर्मणवती कहा जाने लगा। और देखिए, यही पुरानी कहानी एक आज की हैरान करने वाली सच्चाई से जुड़ती है। माना जाता है कि द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दिया था, जिसके डर से लोग इससे दूर रहें। और शायद यही वजह है कि आज चंबल भारत की सबसे साफ नदियों में से एक है। यहाँ घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव आराम से रहते हैं। और आयरनी देखिए, जिन गंगा और यमुना को हम सबसे पवित्र मानते हैं, वो आज इंडस्ट्री और शहरों के कचरे से जूझ रही हैं, खास तौर पर कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला क्रोमियम। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है।
कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियां गंगा को प्रदूषित कर रही हैं, गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज हिंडन और यमुना में अपना कचरा डाल रही हैं और मुरादाबाद का पीतल का काम रामगंगा नदी को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब हर बड़ा इंडस्ट्रियल शहर अपनी ही लाइफलाइन, अपनी ही नदी को जहर दे रहा है। तो अब सवाल आता है भविष्य का। नदियों का भविष्य कैसा होगा? क्या इंजीनियरिंग और इकोलॉजी, मतलब विकास और पर्यावरण, साथ साथ चल सकते हैं? देखिए, भविष्य की एक बड़ी प्लानिंग को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ऐसी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना जिसमें एक नदी जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी निकालकर नहरों के जरिए दूसरी नदी तक ले जाया जाता है जहां पानी की कमी है। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला इतना बड़ा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। मकसद साफ है, केन नदी के सरप्लस पानी को दौधन डैम और 230 किलोमीटर लंबी एक नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाना, जहां हमेशा पानी की किल्लत रहती है। उम्मीद यही है कि इससे बुंदेलखंड के सदियों पुराने सूखे का कोई हल निकल सकेगा। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या किसी जमीन की जीवन रेखा को, उसकी लाइफलाइन को एक ही वक्त पर इंजीनियर भी किया जा सकता है और पूजा भी जा सकता है? विकास और आस्था के बीच ये जो संतुलन बनाने की चुनौती है ना, शायद यही उत्तर प्रदेश और उसकी नदियों का भविष्य तय करेगी।